साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक को, और ये जो हमारा नया टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। और मैट्रिक्स से जुड़े इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें मैट्रिक्स के, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर आपके कमांड में है तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का आपका पूछता है वो बिल्कुल आपके हाथ में होगा और आप आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो में, और जब तक आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और घंटे का बटन जरूर दबा देंगे, क्योंकि आने वाला फिर अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक को, और हमारा टॉपिक का हेडिंग है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज और प्रतिलोम किस तरह से निकालेंगे, और उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि कुछ ट्रिकी वे में कुछ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है बेटा, कि सबसे पहले आपको आना है इस टॉपिक के अंदर में। आप देख रहे हो कि दो चीज है, एक एडजॉइंट है, एक इनवर्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एडजॉइंट भी पढ़ना है और इनवर्स भी पढ़ना है, लेकिन जब भी पढ़ना है एडजॉइंट और इनवर्स तो किसका पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कि एडजॉइंट भी निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का और इनवर्स भी निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो चलिए सबसे पहले इसमें से पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आव्यूह का सहखंडज, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, तो जैसे कि अगर ए का एडजॉइंट निकालते हैं तो इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, या लिख सकते हैं पूरा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सिंबॉलिकली लिखेंगे तो संकेत में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो आव्यूह ए का सहखंडज, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का लिखेंगे एडजॉइंट ए, बी का एडजॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे एडजॉइंट बी, और सी का एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एडजॉइंट सी लिखेंगे। चलिए हम लोग किस तरह से एडजॉइंट निकालेंगे इसको देखेंगे। मैं अभी पहले आपको इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एडजॉइंट आप किस तरह से निकालोगे। पहले बताऊंगा कि आप प्रोसेस में पूरे अच्छे से बिना एरर का कैसे आप निकाल सकते हो। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं समझ रहा है, थोड़ा स्लो लर्नर है, तो वो कैसे निकालेगा। फिर हम देखेंगे कि अगर आप कोफैक्टर को निकालना बहुत आसानी से जानते हैं तो बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट भी एडजॉइंट को एक ही स्टेप से 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह, कि अगर एक हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन है 1 2 3, और फिर हमारा है 0 5 0, और फिर हमारा है 2 4 3, और हमें क्या करना है बेटा, इसका एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर आपने कोफैक्टर निकालना नहीं जाना है तो आप चले जाइए, मैं नीचे में आपका लिंक दिया हुआ कोफैक्टर निकालने के वीडियो का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप कोफैक्टर निकालना सीख सकते हैं। और अगर आप कोफैक्टर निकालना वहां से सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालने में आसानी होगा। लेकिन मैं एक पूरे क्वेश्चन को कोफैक्टर पूरी तरह से निकाल के बताता हूँ, बिल्कुल बच्चे की तरह, और फिर वहां से हम लोग आएंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकालते हैं तो एलिमेंट के कोफैक्टर को हम लोग या तो ए से सूचित करते हैं या तो कैपिटल सी से। तो हमेशा हम लोग कैपिटल ए से हम लोग यूज करेंगे, तो कैपिटल ए से हम लोग कोफैक्टर को यूज करेंगे। अगर इसका एड्रेस देखोगे बेटा तो क्या है, A11, इसका एड्रेस है बेटा A12, इसका एड्रेस है बेटा A13, इसका एड्रेस बेटा A21, इसका एड्रेस है A22, इसका एड्रेस है A23, इसका एड्रेस है A31, A32 और A33, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल A11, ठीक है। अगर थोड़ा सा साइनिंग स्कीम अगर आपको पता हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइनिंग स्कीम में आपको बताया हुआ है। तो चलिए अगर आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव का, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव माइनस नेगेटिव नहीं याद है तो आपको क्या बताए थे कि एक पॉजिटिव स्टार्ट करना है और अल्टरनेट कर देना, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये साइन इस तरह से याद करना। और अगर आपको समझना है थोड़ा
थोड़ा सा कि प्लस माइनस प्लस कैसे है। तो एड्रेस का जो यहाँ पे दिया गया आपका सफिक्स है, इस सफिक्स का देखना है दोनों का योग अगर पॉजिटिव सम आता है तो पॉजिटिव यूज करना है, और दोनों का सम अगर विषम आता है तो निगेटिव यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एड्रेस भी लिख देता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, A31, A32, A33। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो आप एकदम। यहाँ पे इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो कमाल हो गया, मैं तो पहले समझता था ये बहुत मुश्किल सा चीज है, लेकिन आपने जैसे ही मेरे इस वीडियो को देखा आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इसके लिए मैंने लिया बेटा A11, तो A11 का मतलब दिस एलिमेंट। तो करना क्या बेटा, इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देना है। ठीक है, पहले तो आपको देखना है कि ये प्लस लेना है कि माइनस। तो प्लस माइनस आप इधर से भी ले सकते हो, आप इसके सफिक्स को भी ऐड करके देख सकते हो। सम है आएगा जोड़ने के बाद तो पॉजिटिव लेना है, और अगर विषम आएगा तो क्या लेना बेटा, निगेटिव लेना है। अब क्या करना है, ये जिस रो और कॉलम में होगा बेटा इसको डिलीट मार देना है। ठीक है, जिस रो और कॉलम में इसको डिलीट मार दो आप। तो जैसे डिलीट मारोगे तो बेटा क्या बचेगा आपका, देखो 5 0 4 3, और हमने सेकेंड और डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए सिखाया, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 15 माइनस 0 यानी कि आपका 15 आ गया। यानी आपका जो ये आ गया A11 का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। चलिए बेटा अब हम लोग निकालेंगे किसका बेटा, कैपिटल A12 निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर साइन के हिसाब से देखोगे तो माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दोगे पहले से, और अगर आप ऐड करके देखोगे तो 2 1 3, और 2 1 3 मतलब विषम, और विषम के लिए हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो आप यहाँ भी जोड़ के निकाल सकते हो। चलिए अब इस एलिमेंट का जब निकालेंगे तो इसका काम हो चुका है, इसलिए इसके आगे से यहाँ हटा देंगे। अब बेटा क्या करेंगे, इसके इधर से डिलीट मारेंगे और इसके इधर से डिलीट मारेंगे। तो बिल्कुल रो और कॉलम दिमाग में ही रख सकते हो आप, ज्यादा नहीं करना पेन पे, ज्यादा करोगे तो पेन बहुत कचरा हो जाएगा कॉपी। तो पेन से ज्यादा छेड़छाड़ मत करो कि दिमाग से इसको देखोगे। इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो बताओ बेटा क्या आएगा, 0 0 2 और 3। अब इसको अगर हम निकालेंगे इसका वैल्यू तो इसको गुना करके लिखेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग उसी तरह से निकालते हैं A13, तो 3 1 4 पॉजिटिव ही लेना है, और यहाँ से भी पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग लेंगे बेटा, इसके लिए लेंगे तो इसका रो और कॉलम हटा देंगे। इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 0 5 2 4। अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस 10 यानी कि माइनस 10। ठीक है, अब हम लोग लेंगे बेटा यहाँ पे क्या, A21। तो A21 इसके लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव साइन है तो आगे में क्या लगा देंगे, माइनस। या फिर आप इतना माइनस प्लस सबको मत देखो, एक पॉजिटिव कर दिया आपने और अगले को बस निगेटिव करो, फिर पॉजिटिव करो, निगेटिव करो, अल्टरनेट करते जाओ, इससे भी काम हो जाएगा। चलिए तो अब आपका A21 आ गया। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे, इसका काम खत्म हो चुका है। तो क्या बचेगा बेटा, 2 3 4 3, यानी 2 3 4 3, और यहां से बिल्कुल यहाँ पे क्या करना, 6 माइनस 12 और माइनस 6 यानी कि प्लस 6। ठीक है, तो A21 का मान कितना आ गया बेटा, प्लस 6। अब निकालेंगे A22, तो यहाँ पे माइनस ले चुका हूं मैं तो इसलिए प्लस ही ले लेता हूं। चलिए अब इसके लिए हम लोग लेंगे तो बेटा क्या लेंगे, यहाँ पे डिलीट मारेंगे इसको, 1 3 2 3 1 3 2 3, और यहाँ से आएगा 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और सारे वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे बेटा A23। यहाँ पे प्लस था तो इसके लिए फिर माइनस लेंगे, और इसे भी 2 3 5, और वहां साइन से भी देख सकते हैं। इसके लिए निकालेंगे, इसके रो और कॉलम को अगर डिलीट मारेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ, 1 2 2 4, और यहां से इसका मान निकालेंगे तो 4 माइनस 4 यानी कि 0। फिर निकालते हैं A31, तो इसके लिए पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसका निगेटिव लिया है। इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 2 3 5 0 2 3 5 0। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में? मेरे बिल्कुल लग रहा है कि आपको ज़्यादा समस्या नहीं हो रहा है, और अगर आपको है तो फिर चले जाना उस वीडियो में और पूरा का पूरा वीडियो देखना। चलिए 15 यहाँ से आ गया माइनस 15। फिर क्या निकालेंगे बेटा, A32, तो यहाँ पे निगेटिव लेना है क्योंकि इसका पॉजिटिव ले चुका हूँ। चलिए तो
A32 का मतलब हो गया आपका ये वाला। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट मारना है तो क्या लिखना है बेटा 1300, ठीक है। बिल्कुल रो और कॉलम को देखना और इसको डिलीट मार के लिख देना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस 0 यानी यहाँ से निकल के आ गया 0 और फिर अब लिखेंगे बेटा A33 और जैसे A33 लेंगे तो फिर पॉजिटिव लेंगे और A33 का मतलब ये हो गया। इसके रो और कॉलम को डिलीट मारना है तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ 1205 और यहाँ से अगर लिखोगे आप तो 5 माइनस 0 यानी कि 5। और इस तरह से हमने क्या किया कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया, यानी कि पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जितना भी एलिमेंट था 9 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के हमने रख लिया। अब क्या करना है बेटा, अब ध्यान से देखो। अब पहला काम था कि एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जितना भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकाल देना है। और कोफैक्टर निकालने के बाद अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे आपको ए का एडजॉइंट लिखना है। तो अब हम लोग इसके बाद वाले स्टेप में यहां लिखेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब बेटा कि जिसका जो कोफैक्टर निकला उसके कोफैक्टर को उसके जगह बैठा देना है। तो चलिए सबका कोफैक्टर निकाले बेटा। तो पहले का निकाले हम 15, दूसरे का निकाले थे 0, तीसरे का निकाले थे -10 और चौथे का निकाले थे 6 -3। यहाँ से आ गया आपका 0, यहाँ आपका आ गया -15 और ये आपका आ गया 0 और ये आ गया आपका 5। यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि सबके कोफैक्टर को अपनी जगह बैठा देना है। और जैसे ही आपने सारे कोफैक्टर को अपनी जगह बैठा दिया तो कोफैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझ रहे हो ना, क्या करना है ट्रांसपोज में कि रो को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि रो को जैसे ही कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही घुमाएंगे तो क्या आएगा बेटा 15, ऐसे घुमा रहे 0 -10, ऐसा घुमा रहे 6 -3 0, यहाँ आएगा -15 0 5 और यही तो आपका आ गया एडजॉइंट। तो कैसे निकालना है एडजॉइंट का प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो, फिर उसके बाद लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के बाद क्या करो कि सारे एलिमेंट के जगह उसके खुद के कोफैक्टर को वहां डाल दो और फिर रो को जैसे ही आप कॉलम में चेंज करोगे आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। चलिए तो अब हमने एक एग्जांपल से देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 4 1 2 3 -2 1 0 2। अब उसको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो वो तो बताया था मैंने एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको कोफैक्टर निकालने में समस्या हो रहा है या कैलकुलेशन में थोड़ा सा उसको स्लोली बना रहा है या फिर उसको कैलकुलेशन में एरर होने का चांसेस है, तो वो तो उस तरीके से बनाएगा। लेकिन अगर आपने कोफैक्टर को निकालना सीख लिया है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपके लिए बिल्कुल आसान है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। तो आपको क्या करना है, आसानी से एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना जानते हो। अगर आप कोफैक्टर सही से निकालना जानते हो तो आप बिल्कुल इजी वे में एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो आप जो बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर रहे हैं उस बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसा निकालना है। तो एडजॉइंट ए लिखोगे आप और जैसे ही आप एडजॉइंट ए लिखोगे सबके कोफैक्टर को निकालना है और डायरेक्ट इसी जगह पे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल के कैसे वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आप तो मैं तो यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ, बोर्ड से पेंसिल से बना रहा हूँ, तो अगर प्लस माइनस होगा तो मिटा दूंगा। आप क्या करोगे, ध्यान रखना है कि आप पहले प्लस माइनस नहीं लिखोगे, आप पहले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखोगे और फिर आप डिसाइड करोगे कि इसको प्लस में रखना है या माइनस रखना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले इसके कोफैक्टर को देखेंगे। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो इसको गुना करेंगे 6 और इधर से गुना करेंगे तो 0। तो 6 में से 0 जाएगा तो आपका 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस रखा है मैंने, ना माइनस रखा है। और प्लस माइनस का तो आपको पता है क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का प्लस है तो किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए अब इसके ऊपर आते हैं। तो अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो इसके रो और कॉलम को यहीं पे डिलीट मारेंगे दिमाग में और यहाँ गुना करेंगे तो 4 माइनस का चिन्ह लिखेंगे और फिर -2 लिखेंगे तो क्या आएगा 6। और अब आप देखना है कि इसको प्लस के साथ रखना है या माइनस के साथ। तो माइनस के साथ रखना है तो आगे में क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है कि अब हम लोग इसके ऊपर आएंगे और जैसे हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो बेटा अब हम लोग लिखेंगे इसके लिए। और देखिए इसके लिए रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो यहाँ गुना करेंगे 0 और -3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -3। और अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे किसका यूज करना है प्लस का, यानी -3 है तो इसका मान -3 ही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग आएंगे बेटा किसके तरफ, इस पे आएंगे और इस पे आने के बाद इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो 8। और आपको देखना है अब किसके लिए प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है, माइनस यूज करना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -8। अब फिर उसी तरह से आप इसको देखोगे। चलिए इसके लिए यूज करेंगे तो बेटा इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1। और यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके लिए क्या यूज करना है प्लस, तो सेम रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा इसके लिए यूज करेंगे और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो यहाँ पे 0 और -4 यानी -4 आएगा। और यूज क्या करना है इसके लिए माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +4 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग लेंगे बेटा किसके लिए, अब हम लोग लेंगे इस वैल्यू के लिए। इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो -8 -3 तो -11 यूज करना है, प्लस तो आपका -11 ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा इसके रो और कॉलम के लिए हम लोग यूज करेंगे और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और -2 -4 और इसको यूज करना है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा +4। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 -8 यानी -5 और यूज करना है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -5। यानी कि सबके कोफैक्टर को निकाल के मैंने यहाँ बैठा दिया। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में तुरंत आएगा कि सर वो जो तरीका था जिसमें मैंने क्या किया था सारे कोफैक्टर को अलग अलग निकाल के तब एडजॉइंट के लिए बैठाया था, या फिर हमने डायरेक्ट बना दिया, क्या इसमें किसी भी तरह का नंबर कट होने का चांसेस है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। वो आपके पे ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से सॉल्व करने में सुविधाजनक समझते हो, यानी आप किस तरह से सॉल्व करने के बाद आपका जो है क्वेश्चन में किसी भी तरह का गलती नहीं होता है, एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर हो गया तो वही तरीका से बनाओ, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अगर ये तरीका पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हो। जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे, और एक ही चीज है कैलकुलेशन करने का, ट्रिक नहीं। ट्रिक तो बाद में आता है, पहले सबसे पहले प्रैक्टिस होना चाहिए, और इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में कैलकुलेशन हो जाए उसका। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इसका ट्रांसपोज और इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा रो को कॉलम में। 6 -6 -3 -8 1 4 -11 4 -5 और ये निकल के आ गया मेरा ए का एडजॉइंट। ठीक है। तो कैसे निकालना है ए का एडजॉइंट समझ में आ गया। या तो सारे कोफैक्टर को अलग अलग निकाल के बनाएंगे, या तो डायरेक्ट भी हम लोग 2-3 स्टेप में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट को निकाल सकते। इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, चलिए तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन वाले पार्ट में जाते हैं, जहां पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे और क्या होता है। तो अब कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, एकदम झूम के पढ़ना है बेटा, झूम के पढ़ना है। चलिए तो हमारे पास अगर क्या है कि किसी भी तरह का दे दिया आपको मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, अब इसके एडजॉइंट को लिखने के लिए डेफिनेशन कहता है कि अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ADJ A, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है। अगर पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, और इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए का सखंडस। ठीक है। तो अगर आप लिखोगे हिंदी में तो लिखोगे ए का सखंडस, अंग्रेजी में लिखोगे पूरा तो एडजॉइंट ऑफ ए, और लेकिन सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, और उसी तरह से बी को लिखेंगे एडजॉइंट बी, सी को लिखेंगे एडजॉइंट सी। ठीक है। तो कहता है कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका डेफिनेशन कहता है that implies adjoint A
इक्वल्स टू, यानी सबका कोफैक्टर, यानी कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33 का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी किसी भी दिए गए वर्ग अवयवों के संगत अवयवों के सहखंडों को रखने के बाद उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, उस दिए गए वर्ग अवयव का सहखंड अवयव कहलाता है। ठीक है, तो कैसे है एडजॉइंट का मैं डेफिनेशन कैसे दिया गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करना है, सारे एलिमेंट का आपको निकाल देना है कोफैक्टर, उसकी जगह रख के उसके ट्रांसपोज को जो निकालेंगे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो मैंने 3x3 के लिए बताया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको 3x3 का बताया, लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर 2x2 दिया हुआ है तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। चलिए एक तरीका बताऊंगा जिसमें मैं बच्चे की तरह बनाऊंगा और एक तरीका बताऊंगा ट्रिक से 2x2 का, जिसको एक लाइन में आप देखोगे और दूसरी लाइन में ही आपका आंसर एक बार में ही आ जाएगा। तो चलिए आते हैं 1 4 -3 2 और कहता है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो अब हम लोग डेफिनेशन की तरह पहले बनाते हैं इसको। ठीक है, 2x2 वाला डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से बनाएंगे। और ध्यान रखना है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और पूरे वीडियो को देखना और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। आप चाहते हो कि यश कुमार इसी तरह से इंटरेस्टेड वे में पढ़ाए, आप चाहते हो कि आपके मैथमेटिक्स को बिल्कुल मजेदार बना दिया जाए, और अगर आप चाहते हो कि आपका मैथमेटिक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट बन जाए जिसे देख क्या करूंगा, तो आपको क्या करना होगा, मेरे पूरे वीडियोस के सीरीज को देखना होगा और फिर आपको एस कुमार के इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए आते हैं इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबका कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमारा यहाँ के लिए सिंबल बेटा पता है प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसके लिए सिंबल हमको क्यों यूज करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कैपिटल A11, और आपको पता है कि पॉजिटिव यूज करना और इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देना है। तो रो और कॉलम को डिलीट मार के डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो सिर्फ बेटा 2 बचेगा, तो 2 को 2 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, फिर अगर हम लोग लिखेंगे A12 तो यहाँ पे इसका माइनस यूज करना है, तो माइनस और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारना है तो -3। ये मॉड नहीं है बेटा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन दिखा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सेम वैल्यू यानी कि 3। ठीक है, अब आना है आपको इस जगह पे, आपको लिखना है A21 और A21 का फिर आपको नेगेटिव लेना है, और नेगेटिव लेना है तो माइनस, और यहाँ पे इसके रो और कॉलम को डिलीट मारना है तो क्या आएगा बेटा -4, और फिर लेना है आपको A22 और A22 लेना है, और A22 अगर आप लोगे तो आप फिर A22 के लिए इसके डिलीट मारेंगे इसको, तो यहाँ पे 1 और इसका मान आएगा 1। ठीक है, अब आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A और सब कोफैक्टर को डालो वहाँ पे 2 3 -4 और 1। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है बेटा, इसके ट्रांसपोज को लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा लगता है, तो लिख देता हूँ यहीं पे 2 3 -4 और 1, और ये हमका आ गया एडजॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आप 2x2 को बना रहे हो तो आपको ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों करूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। करना क्या है बेटा, देखो जब इसका निकालोगे तो इसको डिलीट मारोगे तो आपका 2 आ जाएगा, इसका निकालोगे इसको डिलीट मारोगे तो आपका माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसका निकालोगे तो यहाँ पे 4 आएगा और आगे में माइनस लगेगा साइन के हिसाब से, और इसका निकालोगे तो आपका 1 आएगा, और फिर इसको रो को कॉलम चेंज करना। लेकिन आपको ऐसे डिलीट फिलिट करने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आओ, एस कुमार का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में बताने का वादा किया है कि बिल्कुल ट्रिकी वे में बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाएंगे इसको ट्रिकी वे में। और अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन को दे दे 4 1 -5 6 और इसका कहे एडजॉइंट निकालने के लिए, तो करना क्या है बेटा, देखो निकलेगा एडजॉइंट और ये होगा झटके का काम फटके में होगा। तो चलिए कैसे करेंगे, आएंगे इसको इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है बेटा, आप इस डायगोनल एलिमेंट को ले लेंगे और आपको करना क्या है कि इस एलिमेंट को सिर्फ घुमा के लिख देना है, घुमा के लिख देना है, घुमा के लिख देना है। तो जैसे ही घुमाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 6 4।
ठीक है, इसको घुमा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 4, और इधर कुछ नहीं करना है, इधर नहीं घुमाना है, आपको हमेशा इस तरफ से वाले एलिमेंट को घुमाना है। और दूसरी बात कि आप जो है कि अगर आपने सीखा है कि कोबरा का जो है किस तरह से जहर उतारा जाता है, तो उसको आप दूसरे पे नहीं अप्लाई करोगे, जिसका ट्रिक उसी पे अप्लाई करोगे। ये ट्रिक सिर्फ 2x2 में है, 3x3 में मत लगा दियो, ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाना है। तो चलिए आपको ऐसे ही घुमा देना इसको, तो जैसे ही घुमाओगे तो 6 4 आ गया। अब इधर घुमाना नहीं, इधर सिर्फ माइनस से गुना कर देना है, इधर सीधे माइनस से गुना करो, तो माइनस से गुना करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5, और इसमें माइनस से गुना करोगे -1, और एकदम निकल गया आपका एडजॉइंट, हो गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। चलिए अब उस क्वेश्चन को देखो बेटा कि अगर आपके पास वो क्वेश्चन होता, फिर से अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, आपको कुछ नहीं करना है, घुमाना है, फिर आना है और फिर मस्ती करके चले आना है, बिल्कुल। चलिए तो हम लोग आएंगे, इसको ऐसा लिखे, उधर मत देखना, उधर देखियो, उधर मत देखियो बेटा, उधर मत देखियो, इधर चलो एडजॉइंट और एडजॉइंट तो इधर घुमा दो बेटा, तो 2 1 और इधर माइनस से गुना करो, फटाफट फटाफट गुना करो, 3 - 4। अब देखो आपका ये आंसर आ गया और इस आंसर को मिला लो, आ गया। यानी 2x2 वाले मैट्रिक्स में अगर होगा उसका एडजॉइंट निकालना होगा, तो करना क्या है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल की तरह समझो कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को घुमा देना है, और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल जो है उसमें सिर्फ घुमाना नहीं है, सिर्फ माइनस से गुना कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा एडजॉइंट। तो चलिए एक बोर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं कि बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में एडजॉइंट निकालने के लिए, तो हम बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, और आपको कहता है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, तो निकालना क्या, लिखना भी गधा कर लिखेगा तो गधा, हम तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा मुझे। चलिए तो हम लोग इसको सिर्फ घुमा देंगे, तो घुमाएंगे तो बेटा तो घूम के तो सिर्फ cos ही रहेगा, यानी यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, और आप बेटा इधर माइनस से सिर्फ गुना कर दो तो क्या आएगा -sin थीटा, और ये माइनस प्लस sin थीटा, और ये आपका निकल गया एडजॉइंट। तो हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 3x3 वाले का कैसे निकालना है, तो आप 2x2 ऑर्डर वाले का भी निकाल लिए, 3x3 ऑर्डर का भी निकाल लिए, तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही तक था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी दिए गए आव्यूह के सहखंडज का जो प्रॉपर्टी होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सारे प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant A into IN, ठीक है। यानी कि आप इसको पहले देखो सिंपल वे में कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स को आप प्री मल्टीप्लाई करो या उसके एडजॉइंट में आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो, यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन करो उस मैट्रिक्स का या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो, पहले गुना करो या बाद में गुना करो, तो उसका जो वैल्यू होता है उसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। यहाँ पे देखना है बेटा IN का यूज किया गया। IN का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। और n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑब्वियसली A का भी जो ऑर्डर है वो ऑब्वियसली A का ऑर्डर भी n क्रॉस n है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी अगर आप भी A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे I का ऑर्डर भी I3 कह सकते हैं या I3 क्रॉस 3 कह सकते हैं। और अगर आपको इसमें I3 IN में कंफ्यूजन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां भी जाके उसको भी देख सकते हो और फिर आप उसका इस्तेमाल सीख सकते हो। तो यहाँ पे कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में A उस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो उसका जो वैल्यू होगा उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर आव्यूह A का होगा। क्योंकि हम लोग अभी बता दें कि आपका एडजॉइंट शब्द का जैसे ही प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको थियोरेटिकली देखेंगे और फिर थियोरेटिकली के बाद इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर आपको एग्जाम्पल में वेरीफाई करने के लिए दिया है तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको थियोरेटिकली देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए इसके प्रूफ पे चले हम लोग।
सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि एक मैट्रिक्स ए मानना होगा, और चूंकि ये n क्रॉस n का आप मानोगे तो आपका बहुत बड़ा लंबा बोर्ड चाहिए उसको कैलकुलेशन करने के लिए, गुना करने के लिए। तो हम लोग 3x3 हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी को आप क्या कर सकते हो, इसी स्टैंडर्ड को आप अप्लाई कर सकते हो हायर ऑर्डर में भी। तो एक स्टैंडर्ड जो हमारा 3x3 का है तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड एक मैट्रिक्स होता है तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो आपको इसमें गुना करना है किसका बेटा, एडजॉइंट ए का। तो हम लोगों ने एडजॉइंट ए का डेफिनेशन पढ़ा है, क्या है एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा बेटा, तो सबका कोफैक्टर निकाल देना है। तो सबका कोफैक्टर निकाल के बैठाओ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप जैसे ही निकालोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, A11, A12, A13, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, आएगा बेटा A22, A23, सॉरी यहाँ पे मेरे से एरर हो गया, ठीक है, आप सही कर लेना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और ये निकल के आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, ठीक है। तो हम लोग इस जगह पे इसके फर्स्ट टर्म को यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म से हम लोग इसके लास्ट टर्म को प्रूफ कर देंगे, और फिर उसी तरह से सिमिलर वे में हम लोग सेकेंड टर्म से भी क्या कर सकते हैं, इसके लास्ट टर्म को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमें बोर्ड पे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास ए निकला हुआ है, एडजॉइंट ए निकला हुआ है, इसको दिमाग में मैं रख सकता हूँ। तो इसको पहले बोर्ड को पूरा खाली कर देता हूँ मैं, और बोर्ड को खाली करने के बाद इस टर्म का यूज मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म, क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ए इंटू एडजॉइंट ए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं ए का, क्या है बेटा ए का वैल्यू, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, चलिए कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, हमने निकाल दिया यहाँ पे। अब क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स को गुना करना है, आता है मैट्रिक्स को गुना करना, चलिए मैट्रिक्स को गुना करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को गुना, चलिए अब इसको इससे गुना करो तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, A11 इंटू A11, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स से गुना में दिक्कत है तो मैंने गुना का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप गुना भी वहां जाकर सीख सकते हो अगर मैट्रिक्स से गुना में आपको इशू है। तो चलिए अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, A12 इंटू A1 कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, ठीक है बेटा। अब इसको अगर आप इससे गुना करोगे तो क्या लिखोगे, A21 इंटू कैपिटल A11, चलिए फिर इसको गुना करके लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, A22 इंटू कैपिटल A12 प्लस A23 इंटू कैपिटल A13, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसी तरह से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, A31 इंटू कैपिटल A11, A32 इंटू कैपिटल A12 प्लस A33 इंटू कैपिटल A13, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करा, इसको इसके साथ गुना करा, इसको इसके साथ गुना करके लिख दिया मैंने। उसी तरह से इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास कोई भी इस तरफ से रो नहीं है, तो फिर से हम लोग शुरू में जाएंगे, फिर इसका गुना शुरू होगा। इसको एक टर्म को गुना करते हैं बेटा, बताओ क्या लिखोगे, A1 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23, ठीक है। अब आओ इसको इससे गुना करते हैं तो बेटा क्या लिखेंगे, A21 इंटू कैपिटल A21, A22 इंटू कैपिटल A22, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A23 इंटू कैपिटल A23,
ठीक है। बाद बाकी सब टर्म को गुना कर सकते हो, मेरे पास स्पेस भी नहीं है, और अगर होता भी तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको मैट्रिक्स का गुना आता है और नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे जाके पूरा गुना सीख लेना, ठीक है। अब गुना आने के बाद जो मेरा मेन कंक्लूजन है, जिसके लिए मैंने अभी देखा है कि इसको कैसे गुना करना है, इसको कैसे निकालना है उस वैल्यू को, कि ए और एडजॉइंट ए इंटू ए का मान डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर है, उस कंक्लूजन पे जाना है हमें। तो चलिए सबसे पहले आप इस टर्म को देखो, और मैंने क्या किया है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का एक पूरा का पूरा थ्योरम का एक वीडियो बनाया हुआ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहां पे इस प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस किया हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और कॉलम के तरफ से अगर आप एक्सपेंड करते हो उस डिटर्मिनेंट को, तो उसका एलिमेंट और उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी कि अगर आप R1 के तरफ से एक्सपेंड मार रहे हो बेटा, R1 के तरफ से एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो R1 के एलिमेंट यानी पहले एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर R1 के दूसरे एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर R1 के तीसरे एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर को गुना करके जोड़ा जाए तो उसका मान उस दिए गए डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था एक और प्रॉपर्टी कि आप अगर R1 ले रहे हो और कोफैक्टर R2 का ले रहे हो, R1 का एलिमेंट कोफैक्टर R2 का, अगर आप ले रहे हो R2 का एलिमेंट कोफैक्टर R1 का, यानी किसी दूसरे का, यानी एलिमेंट किसी भी रो का और कोफैक्टर उसके अलावा बचे हुए किसी भी रो का अगर आप लेके उसके क्रॉसपॉन्डिंग यानी संगत एलिमेंट को अगर गुना करके, यानी कि एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के साथ संगत गुना करके अगर आप जोड़ोगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी में मैंने मेंशन किया था कि किसी आव्यूह के किसी भी पंक्ति या स्तंभों के अनुदिश यानी कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके एलिमेंट उनके संगत को फैक्टर के गुणनफल का योगफल उसके डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होता है। और अगर किसी दूसरे प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि एलिमेंट किसी दूसरे रो का, कोफैक्टर किसी दूसरे रो का और उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन होता है यानी उसको संगत अवयवों के गुणनफल का जो योगफल होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, आप इसको भूल जाओ अभी, अब इस पे थोड़ा ध्यान से देखो। हमने एलिमेंट लिया R1 का और कोफैक्टर भी लिया इसी का सेम का, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मिला के 1 1 1 1 एलिमेंट लिया इसका, कोफैक्टर भी लिया इसी का, और एलिमेंट लिया इसका और कोफैक्टर भी लिया इसी का। तो इसका मतलब है कि इसका जो सम होगा बाय प्रॉपर्टी इसके डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। किसके डिटर्मिनेंट के बराबर? तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर, ठीक है। इस मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा उसके बराबर होगा, यानी हमको अभी फिलहाल इससे मतलब नहीं। इसका मतलब है कि सर अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो इसको डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, किसको? इस दिए गए टर्म को, पहले टर्म को, यानी इसमें 9 एलिमेंट होंगे जिसमें मैंने सिर्फ 5 को गुना करके लिखा है, बाकी जो बचे हुए 4 गुना करने वाले हैं वो आप घर पे पूरा बोर्ड पे पेन पे कॉपी पे कर लेना, ओके। तो चलिए, तो यानी इसका जो मान होगा डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा, ठीक है। अब आओ, अगर हमने क्या किया है थोड़ा गौर से देखो, एलिमेंट लिया इसका और कोफैक्टर ले रहे बेटा इसका, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पे, या फिर आप समझो एलिमेंट यहाँ पे इस जगह पे तो मैंने दूसरा काम किया है, एलिमेंट लिया है R2 का और कोफैक्टर लिया है बेटा किसका? R1 का हमने कोफैक्टर लिया है। तो चलिए A21 और कोफैक्टर देखो यहाँ पे यूज किया कैपिटल A11, A22 और कोफैक्टर यूज किया हमने क्या बेटा? A12 और A23 और इसका कोफैक्टर A13। और बाय प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि अगर आपने क्या किया कि एलिमेंट लिया किसी दूसरे रो का और कोफैक्टर दूसरे रो का लेके अगर उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि इसका मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसको देखो तो हमने क्या किया है, देखिए एलिमेंट लिया बेटा किसका? देखो यहाँ पे हमने इसका एलिमेंट लिया है, ठीक है, और कोफैक्टर हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं R1 का। तो A31 इंटू कैपिटल A11, A32 इंटू कैपिटल A12, A33 इंटू कैपिटल A13, और इसका भी मान बेटा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमने एलिमेंट लिया इसका A11 और कोफैक्टर हमने लिया इसका, एलिमेंट इसका है, कोफैक्टर इस दूसरे रो का है। तो A11 इंटू कैपिटल A21, A12 इंटू कैपिटल A22, A13 इंटू कैपिटल A23, तो इसका मान भी बेटा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। बाकी अगर आप अब आओ इस एलिमेंट में तो देखो 2 1 2 1,
यानी एलिमेंट भी इसी का है और कोफैक्टर भी इसी का है। A21 A22 कैपिटल A22 और A23 इंटू कैपिटल A23, इसका मतलब है कि इसका मान डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से आप वेरीफाई करोगे तो इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा और इसका मान डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी डायगोनल में आपका सबका डिटर्मिनेंट आएगा और डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएगा। अब अगर आप कॉमन निकालो सब में से, तो कॉमन वैल्यू सब में डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, यानी ये सब में से कॉमन आ सकता है। और जैसे ही डिटर्मिनेंट सब में से कॉमन आएगा तो बताओ बेटा क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, तो I3 ऑर्डर का। और यही तो आपका प्रॉपर्टी कहता है। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि A इंटू एडजॉइंट ए का जो वैल्यू हो गया वो डिटर्मिनेंट A इंटू I3। I3 का मतलब जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा वही A का ऑर्डर होगा, या जो A का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, I का ऑर्डर होगा। तो हमने वेरीफाई किया, फिर उसी जैसे आप सेकंड टर्म से भी गुना करके सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉपर्टी 1 कहता है कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट A। प्रॉपर्टी में आपको बताया कि प्रॉपर्टी में क्या बताया बेटा कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। तो चलिए अब हम लोग आएंगे एक नए प्रॉपर्टी में जिसपे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, और आपका ये प्रॉपर्टी सेकंड कहता है एडजॉइंट का सेकंड प्रॉपर्टी। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हमारा जो नया प्रॉपर्टी वो क्या कहता है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, यानी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के पावर n-1। अब यहाँ पे n कहाँ से आ गया, यहाँ पे n के बारे में डिस्कस किया गया है कि जहाँ a की जो कोटि है यानी a का जो ऑर्डर है वो बेटा क्या है आपका n क्रॉस n है। ठीक है, एक ऑर्डर बेटा क्या है n क्रॉस n है, तो आपको क्या करना है n क्रॉस n ऑर्डर को यूज करके इसको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखें कि हम लोग ये फार्मूला कहाँ से आया, फिर इसको ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे या फिर जहाँ पे इसको यूज करना होगा वहां पे करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसको प्रूफ कर ले, इसका प्रूफ कहाँ से आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रूफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अगर कोई बच्चा प्रूफ सेक्शन में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ यूज़ करना जानना चाहते हो, यूज़ करना सीखना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो वीडियो को, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, यूज़ कर लोगे। चलो, लेकिन प्रूफ करना बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिल्कुल हाउ एंड वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों और कैसे जब तक क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आप रट्टा मार पढ़ाई करोगे तो फिर रटंत विद्या घटंत बुद्धि के शिकार हो जाओगे। जैसे ही आपके अंदर रटने की विद्या आ गई तो आपका बुद्धि घटना शुरू हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि आप क्या करो कि आप सारे बच्चे मोबाइल ऐप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आप ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और जैसे ही आप ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर लो तो आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। ठीक है, और स्लो हो जाता है यानी उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे काम करता है। तो वही चीज़ आपके ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आप बहुत सारा मेमोराइज कर लो थिंकिंग को, तो फिर आपका ब्रेन का बहुत सारा टेराबाइट जो है उसमें से वो स्टोरेज हाउस में चला जाता है, और फिर उसके एक्सिक्यूशन के लिए आपका जो कोई भी लॉजिक है उसके एक्सिक्यूशन के लिए आपके पास जगह बहुत कम बचता है। इसके लिए रटने की विद्या को आपको बिल्कुल कम करना है, यानी ये लेस मेमोराइजिंग करना है, बहुत कम चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। तो इस पर हमने यूज़ करेंगे एक पिछले प्रॉपर्टीज़ का जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे सबको पढ़ाया गया है। इसका मैंने लिंक नीचे में डाला हुआ, वहाँ जाके आप इस सारे प्रॉपर्टी को देख सकते हो। कहता है कि k इंटू डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होता है, k इंटू ए के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। ठीक है बेटा, क्या कहता है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, यानी किसी कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो k टू द पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, तो वो a भी यहाँ पे a जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है, यानी a की जो कोटि है वो कितना है बेटा n क्रॉस n है।
ठीक है, यानी कांस्टेंट बाहर आएगा, लेकिन वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा n, और यहाँ पे वैल्यू इसका n आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक दूसरा प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, यानी कि दो अवयवों के गुणनफल का डिटर्मिनेंट का मान उनके डिटर्मिनेंटों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग को पता है, क्या पता है बेटा, वी नो दैट, हम लिखेंगे कि मनुष्य एक चौपाया जानवर है। हाँ, क्या बोल दिया मैंने, चौपाया जानवर है नहीं, दो पाया जानवर है, जानवर तो है, इस पर नो डाउट, जानवर तो है। चलिए, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं डिटर्मिनेंट इनटू आई। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर को मैंने इग्नोर करा है क्योंकि हम लोग पहले से अंडरस्टूड है कि ए का कोटि यहाँ पे क्या दिया गया, n क्रॉस n, यानी ये n क्रॉस n ऑर्डर का है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है, दोनों तरफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, तो a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और इस तरफ भी डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको a इंटू वी के फॉर्मूला पे यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए बी बराबर क्या बताया मैंने आपको, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। तो अगर आप इस दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a ये a के तरह काम करेगा और ये b के तरह काम करेगा, तो एडजॉइंट a। ठीक है, अब अगर आप इस तरफ आओ तो अभी हमने एक टेस्ट प्रॉपर्टी बताया, k का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a, यानी ये जो n आया है वो a से आया है। तो चूंकि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू n है, और डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। वास्तव में बेटा डिटर्मिनेंट क्या है, कि वैल्यू है, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब भी आएगा, या तो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, तो कांस्टेंट है, यानी वो k के तरह काम करेगा, यानी यहाँ पे k टू द पावर n हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आई। ठीक है, ये लॉजिक बहुत सिंपल था, दोनों को अलग अलग कर दिया। इस लॉजिक में मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a। और फिर एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में, डिटर्मिनेंट i इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब है इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट a टू द पावर n, और इस साइड में बेटा क्या है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को आप उस साइड भेज सकते हो, और जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को उस साइड भेजोगे तो अब बताओ बेटा क्या बचेगा, एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट a, और आप इस फार्मूला को तो जानते हो कि इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1, और इस साइड में आपका क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट a, और ये आपका हो गया फार्मूला का प्रूफ। अब हम लोग आएंगे इस पे, क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वैल्यू के हिसाब से भी पूछता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी पूछता है। ठीक है, तो आपको हम इस पे कम से कम 1-2 एग्जाम्पल बता दें जिसका इस्तेमाल आप करके आप सीख सकते हो और बना सकते हो। या डायरेक्ट फार्मूला के रूप में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी आप बहुत जगह देखोगे कि डायरेक्ट फार्मूला होगा, एडजॉइंट ए का फार्मूला, आपका फार्मूला हो जाएगा डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह में भी इसको पूछेगा, तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना। पहला एग्जांपल है कि हमारे पास ए का ऑर्डर दे दिया है आपको 3x3। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ए का कोटि आपको दिया हुआ है कि यदि कोई वर्गावयु ए की कोटि 3x3 है तो उसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान होगा, यानी आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और ऑप्शन आपका यहां दिया रहेगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, डिटर्मिनेंट ए का 4, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहां से निकालना है कि n का मान बेटा मेरा आ गया 3, और अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1।
बताया ना भी फॉर्मूला। तो n-1 तो n का मान 3 यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a का पावर 3 - 1 यानी डिटर्मिनेंट a का पावर 2 और आपको डिटर्मिनेंट a का पावर 2 स्क्वायर, ये टिक मार देना है। ठीक है, तो अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि जितना होगा कोटि उससे एक कम पावर। अगर मान लो कि ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको अगर कोई दे दे कि a का कोटि 5×5 है और आपको एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर 4, डायरेक्ट 5 से 1 कम 4। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट a का कोटि आपको दे दिया है 6×3 और 6×6 और फिर आपको कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a निकालना है तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर 5, बिल्कुल उससे एक पावर कम लिख देना है। क्लियर है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब इसी में आपको एक ऑब्जेक्टिव अलग टाइप का ये भी दे सकता है कि अगर आपको कहीं कह दे कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5 है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या कहे डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5 होने के बाद a का कोटि बोल दे 3×3 है और तब आपको कहे कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट a इक्वल टू व्हाट, यानी डिटर्मिनेंट का मान 5 है, उसकी कोटि 3×3 दी गई है और आपको इसके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला बताओ बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, तो n नहीं लिखते यहाँ पे, n का मान तो 3 दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3 - 1 यानी डिटर्मिनेंट a का पावर स्क्वायर और डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पे आपका कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। क्लियर है। अब इस वीडियो को इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी असुविधा होगा और फिर उसके बाद उसको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया है डिटर्मिनेंट का सिर्फ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताया, 2 ही प्रॉपर्टी बताया, इसके बहुत सारे 9 या 10 या 11 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा भी है, एटलीस्ट आपको 11 प्रॉपर्टी पढ़ना है डिटर्मिनेंट के एडजॉइंट का। तो अगले वीडियो में इसके प्रॉपर्टी को बताऊंगा, उससे पहले मैं डिफाइन करूंगा मैट्रिक्स का इनवर्स को और फिर मैट्रिक्स के इनवर्स को डिफाइन करने के बाद उसको प्रॉपर्टी में इंक्लूड करूंगा। प्रॉपर्टी में इंक्लूड करने के बाद फिर क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। और आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे, इस बात को मैं फिर से बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और सब्सक्रिप्शन के लिए घंटे का बटन दबा देंगे और जिससे आपको अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म करने के बाद, जैसे ही मेरा थ्योरेटिकल पार्ट 2 या 3 वीडियो में खत्म होगा, उसके बाद मैं इसके प्रॉब्लम वाले पार्ट को लाऊंगा और फिर आप प्रॉब्लम वाले पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को ट्रिकी वे में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर किसी भी तरह का टेक्निकल एरर नजर आ रहा हो, अगर आपको कोई लग रहा हो कि सर आपका वीडियो में इस तरह का कंटेंट ऐड करना है या किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपने इस वीडियो को देख के आप फायदा उठा रहे हो, तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्योंकि जैसे ही आपका कमेंट आएगा या कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। तो इस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।